Good morning, students. Let's start with the next topic of chapter number 3, Nazism and rule of Hitler. अर्ली वीडियो में हमने एक स्टोरी देखी थी हेलमुथ की, और उसके बाद हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स इन्वॉल्व थे, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर. एलाइड पावर्स जो थे दे वर विक्टोरियस. उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे वेमर रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और आगे उसके साथ कैसे लोगों का क्या रिएक्शन था उसके लिए. ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. तो पहले समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था. द टाइम पीरियड वाज 1914 टू 1918. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था दो पावर्स थे, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर. इसमें हम देखेंगे दो पावर्स हैं, एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. दो, एक तरफ एलाइड पावर्स है और एक तरफ सेंट्रल पावर्स है. एलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंग्लैंड, रशिया, टर्की. दीज वर द इनिशियल कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व फ्रॉम द एलाइड पावर्स. और लास्ट में यूएसए ने एंट्री कर ली थी 1917, मेकिंग इट वेरी पावरफुल. यूएसए की एंट्री के पहले जर्मनी जो कि सेंट्रल पावर में था, डेट वाज वेरी पावरफुल, और ऑलमोस्ट था कि जर्मनी जो है वो ऑलमोस्ट जीत जाएगी. लेकिन जब एलाइड पावर में यूएसए की एंट्री हो गई थी 1917 में, उसके बाद सिचुएशन जो थी वो एकदम टर्न हो गई थी, और समहाउ यूएसए मेड द एलाइड पावर्स इवन मोर पावरफुल, और उसके वजह से जो सेंट्रल पावर्स थे दे हैव टू सरेंडर. सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है. और इसका रिजल्ट था एलाइड पावर्स वर विनर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन नवंबर 1918. 1940 में इट स्टार्टेड, 1980 में इट एंडेड. 1970 में यूएसए की एंट्री थी, और नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर से एलाइड पावर क्या हो जाती है? जीत जाती है. तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. After the defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor, gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. अब क्योंकि जर्मनी की डिफ़ीट हो गई थी, जो किंग का रूल चल रहा था हिटलर का, उसका रूल जो था उसको सरेंडर करना पड़ा, उसको एब्डिकेट करना पड़ा. उसके बाद अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि यहाँ पे अब पार्लियामेंट्री बॉडी का क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो कि आने वाले जर्मनी की पॉलिटिकल लाइफ और वहाँ की इकोनॉमी को क्या करेगा? रीशेप करेगा. बिकॉज इनिशियली जब हिटलर का रूल था तो एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, बट अब जो है उसका एब्डिकेशन हो चुका है, सरेंडर कर चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी डिफ़ीट हो चुकी है. तो अब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वहाँ पे एक नई पॉलिटिकल लाइफ का क्या होगा? बर्थ होगा, जो कि जर्मनी के फ्यूचर लाइफ को क्या करेगा? डिसाइड करेगा. अ नेशनल असेंबली मेट एट वेमर and established a democratic constitution with the federal structure. तो एक नेशनल असेंबली का मीटअप हुआ था, जिस प्लेस पे मीटअप हुआ था उसका नाम है वेमर, और एक इस्टेब्लिश हुई थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब किंग्स रूल ख़त्म हो गया है. नाउ दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी. तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके फेडरल स्ट्रक्चर था. फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स कंट्रीज़ को थोड़ी सी लिबर्टी दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. Deputies were now elected to the German Parliament और Reichstag. हमने देखा था रशियन रिवॉल्यूशन में जो पार्लियामेंट थी उसका नाम ड्यूमा था. इंडियन पार्लियामेंट में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं. यहाँ जर्मनी में जो पार्लियामेंट थी इसको नाम दिया गया था रीस्टैग. तो जर्मन पार्लियामेंट या रीस्टैग एक ही चीज़ है. अब डेप्यूटीज़ इलेक्ट हुए थे जो कि जर्मन पार्लियामेंट में बैठ के काम करेंगे on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. So this parliament will give the opportunity to everyone to have voting rights. और वो भी especially women will also be included in this voting rights. They will also be having a power to cast vote in order to elect their representatives who would be shaping Germany's future. Weimar Republic was not welcomed well by its own people because of the terms of the harsh treaty which Germany was forced to accept after Germany's defeat in the First World War. अब क्योंकि Germany is already defeated in the First World War, so now Weimar Republic has taken its place. और अभी वहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्या कर रही है? कैरी फॉरवर्ड कर रही है. अब वेमर रिपब्लिक क्योंकि उसको
अब चीज़ें दोबारा से कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो इट मेड अ ट्रीटी ऑफ पीस, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सले के नाम से जानते हैं। और ये जो वेमर रिपब्लिक था, इसके लोगों ने ही वेलकम नहीं किया था, क्योंकि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको वी नो बाय द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सले। क्योंकि लोगों को लगा था कि एक तो ऑलरेडी दे हैव बीन डिफीटेड इन द वॉर, उसके ऊपर से इतनी हार्श ट्रीटी इट हैड साइंड, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए सही नहीं था। ऑलरेडी वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट हैवी लॉस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड आफ्टर दैट हैवी लॉस वी हैव बीन इंडेप्टेड विद दिस ट्रीटी। तो क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी ट्रीटी की, वो बहुत अच्छी नहीं थी लोगों के हिसाब से, उनमें उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। And because the treaty was signed with the Weimar Republic, so somehow they were not welcomed well by its own people. Why Weimar Republic was not welcomed by its own people? Because it signed the peace, that is Treaty of Versailles. Due to the signing of the Treaty of Versailles, Hitler got annoyed that firstly they lost and then this harsh treaty was signed. And because this treaty was signed by Weimar Republic, so somehow Weimar Republic was not welcomed well by its own people, as they felt that this treaty brought disgrace to Germany at Versailles. क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा था कि जो ऑलरेडी हिटलर भी बहुत इससे गुस्सा हो गया था, और आगे आगे जो भी इवेंट्स होंगे, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस Hitler's annoyance due to this Treaty of Versailles. So now they felt that already they have lost, they are in a huge loss, already they are being humiliated due to this defeat, and in spite of that they have signed a Treaty of Versailles. और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिसग्रेस फील हो रहा था, जर्मनी को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट और ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था। नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटी ऑफ वर्सले जो है वो एक एग्रीमेंट था जो कि वेमर रिपब्लिक ने साइन किया था। अब उसके कुछ प्रोविजंस थे, उसके कुछ कंडीशंस थे जो जर्मनी को एक्सेप्ट करने पड़ रहे थे। क्या क्या कंडीशंस थे, क्या क्या प्रोविजंस थे, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। नंबर 1, जर्मनी लॉस्ट इट ओवरसीज़ कॉलोनीज़। जैसे इंडिया, ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो इंडिया थी, इंडिया में उसने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। उसी तरीके से जर्मनी ने अफ्रीका में अपनी कुछ कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। क्योंकि अब जर्मनी जो है वो हार गया था, तो उसके सारे जो कॉलोनीज़ थे उनसे भी उनको क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था। दे वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ जर्मनी एनी मोर। तो पहला ये कंडीशन था कि जर्मनी ने अपने सारे ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को मतलब मिस कर दिया था, दे वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ जर्मनी। सेकेंड, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 1/10 उसकी पॉपुलेशन जो थी वो वाइप आउट हो गई थी। वाइप आउट हो गई थी, उसका रीज़न था कि वॉर में बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा जब आप टेरिटरीज़ इनकी ले लेते हो, तो टेरिटरीज़ के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे क्या होगी, जब टेरिटरीज़ अनेक्स्ड होंगी, टेरिटरीज़ उनकी ले लेंगे, तो टेरिटरीज़ के साथ साथ वहाँ जितने लोग हैं वो भी क्या होंगे, वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको मूव करना पड़ेगा। दे विल बी फोर्स टू मूव आउट फ्रॉम द मेन टेरिटरी। तो उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन थी उसका रेशो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, एंड इन दैट कोर्स ऑफ टाइम 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वॉज लॉस्ट। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज़, जो फ्रांस का बॉर्डर है उसके आसपास टेरिटरीज़ थी, उसका 13% जो था वो उसको क्या करना पड़ गया था, सरेंडर करना पड़ गया था। वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने उसको अपने अंडर में एनेक्स कर लिया था। 75% ऑफ इट्स आयरन, जब आप टेरिटरीज एनेक्स करते हो तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उनसे मिस हो जाएंगे। तो इन द कोर्स ऑफ लूजिंग द टेरिटरीज, उसके साथ साथ उनका 75% जो था वो आयरन भी सरेंडर हो गया था। अलॉन्ग विद दिस 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल वॉज ऑल्सो सरेंडर्ड टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। ये सब कंट्रीज़ थी जिन्होंने इनकी टेरिटरीज़ को अनेक्स किया था, क्योंकि टेरिटरीज़ के साथ साथ इनके रिसोर्सेज जो थे वो भी कहीं ना कहीं इनको सरेंडर करना पड़ा था। और इसी उसमें उन्होंने 26% कोल अपना सरेंडर किया, 75% आयरन। ऑलरेडी इनके पास बहुत लॉस हो चुका है, इनके ऊपर बहुत सारे पेनाल्टीज़ लग गए हैं। अब इनको रिकवर करने के लिए इनके रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, बट इस ट्रीटी के हिसाब से इनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी इनसे क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो नाउ दे विल हैव नो चांस ऑफ रिकवरी ऑल्सो।
तो ये बहुत जो ट्रीटी थी बहुत ही हार्श थी और इसके जैसे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अनॉयड थे। एंड द रीज़न दे हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल वॉज द वेमर रिपब्लिक। Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. Demilitarized जर्मनी का मतलब है कि जर्मनी में अब उन्होंने बोल दिया था कि आप मिलिट्री बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हो। मिलिट्री से क्या होता है, उनको एक पावर मिलती है और अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो क्योंकि जर्मनी बहुत पावरफुल थी, उसके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया था। डैट मीन्स जो उनकी राइनलैंड वाला जो एरिया था वहाँ पे उनको बोल दिया गया था कि आप मिलिट्री को ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे नहीं रख सकते हो, और अब जब मिलिट्री कम रहेगी तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आराम से उनकी टेरिटरीज़ को क्या करने लगेंगे, अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो इनकी पावर को कम करने के लिए इनको डीमिलिटराइज कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी। Under War Guilt Clause, Germany was forced to pay compensation of 6 billion. War Guilt Clause क्या होता है, मतलब जब वॉर में इतना सारा लॉस हुआ है, इतना सारा डैमेज हुआ है, उसके लिए किसी ना किसी को कंपनसेट करना पड़ेगा। एंड एवरीवन हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल एंड दे वर फोर्स टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन। ऑलरेडी उनके पास कुछ नहीं है, प्लस उनको 6 बिलियन का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा, एज अ कंपनसेशन दे वर फोर्स टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 6 बिलियन। और लास्ट है, द लाइट पावर्स ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइनलैंड एक एरिया है जहाँ पे डीमिलिटराइजेशन भी कर दिया गया था, वहीं पे वो बहुत ही रिसोर्स रिच प्लेस था, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उसको भी लाइट पावर्स ने अपने अंडर में रखा था बहुत लंबे टाइम तक। तो अब कुछ भी जर्मनी के पास नहीं था, जर्मनी के पास रिसोर्सेज नहीं है, जर्मनी इज़ आउट ऑफ फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो चुका है, मिलिट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे रिकवरी करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अनॉयड थे एंड दे हैव नॉट वेलकम वेमर रिपब्लिक वेल एंड इट वाज नॉट वेलकम्ड बाय इट्स ओन पीपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर के बाद वेमर रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जो कि पीस के लिए था, एक एग्रीमेंट था, उसके कुछ टर्म्स थे जो कि जर्मनी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले थे। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे।